Hello everyone, my name is Vivek Sharma and in this video we will be discussing about four major articles. पहले में हम डिस्कस करेंगे कॉप 33 के बारे में जहां पर इंडिया अब इसको होस्ट नहीं करेगा। देन हम बात करेंगे इकोनॉमिक स्लिप की जहां पर इंडिया अभी फोर्थ लार्जेस्ट इकोनॉमी हुआ करता था, अभी चेंज करके इनका जो स्टेटस है वो सिक्स लार्जेस्ट इकोनॉमी कर दिया गया है। फिर नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक के बारे में हम डिस्कस करेंगे एंड लास्ट में वी विल टॉक अबाउट इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर के बारे में। आइए एक एक करके इन आर्टिकल्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले कॉप क्या होता है, इसको समझने से पहले आपको 1992 की रियो अर्थ समिट के बारे में समझना होगा। देखिए, डेवलपमेंट और क्लाइमेट के बीच में सिनर्जी बिल्ड करने के लिए यहां से तीन मेजर कन्वेंशंस निकल के आते हैं। यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन टू कॉम्बैट डेजर्टिफिकेशन, यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन बायोडाइवर्सिटी एंड यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज UNFCCC। अभी UNFCCC की जो कॉप 33 है इसको होस्ट इंडिया करना चाहता था, बट ऑल ऑफ द सडन हमने कुछ डिसीजंस में चेंज किए। अब ये कॉप क्या होता है, ये हाईएस्ट आपकी बॉडी है, डिसीजन मेकिंग बॉडी है जो आपके क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड डिसीजंस के बारे में डिस्कस करता है। अब यहाँ पे UNFCCC का एजेंडा क्या है, ओवरऑल ये डेंजरस ह्यूमन इंटरफेरेंस को रोकने का काम कर रहा है जो कि क्लाइमेट सिस्टम के को डिस्टेबलाइज कर दे। और यहाँ पे हम चाहते हैं कि हम स्टेबलाइज कर सके ग्रीन हाउस गैस के एमिशन को एंड इसकी कंसंट्रेशन को एटमॉस्फेयर के अंदर, ताकि ह्यूमंस की लाइफ का सर्वाइवल यहाँ पर इंश्योर किया जा सके। तो याद रखना कि ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट जो है इसको लीड करती है इंडिया की तरफ से। इसमें दो मेजर इनिशिएटिव आपके याद रखने हैं आपको, वन इज क्योटो प्रोटोकॉल, अदर इज पेरिस एग्रीमेंट। क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में आया था एंड पेरिस एग्रीमेंट 2015 में। अब इसमें कंट्रीज को तीन हिस्सों में डिवाइड किया गया। एनेक्स 1 जहां पर डेवलप्ड और इकोनॉमी एंड ट्रांजिशन आ जाता है, जैसे यूएस, यूके एंड रशिया। इसी का एनेक्स 1 का एक सबसेट है एनेक्स 2 कंट्रीज, जो कि एनेक्स 1 कंट्री में OECD के जो मेंबर है उनको काउंट किया जाता है, जो कि फाइनेंशियल रिसोर्स एंड टेक्नोलॉजी का एक्सेस प्रोवाइड करेंगे डेवलपिंग कंट्रीज को, ताकि वो अपनी जो क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड जो भी उनकी जरूरतें हैं उसको मीट कर सके। अब इसमें नॉन एनेक्स 1 कंट्रीज जो हैं वो सभी डेवलपिंग कंट्रीज आ जाते हैं, जैसे इंडिया, चाइना, जो कि यहां पर एनेक्स 2 कंट्री से जो फाइनेंशियल एड है या टेक्नोलॉजी है उसको रिसीव करेंगी। अब ये जो पूरा आपका फ्रेमवर्क है ये बेस्ड है आपके कॉमन बट डिफरेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी के ऊपर एंड रिस्पेक्टिव कैपेबिलिटीज के ऊपर। अब देखिए, इसमें कहना ये है कि लेट्स से अगर हम बात करें यूके की, फ्रांस की, इन सब देशों में जो इंडस्ट्रियलाइजेशन है वो 1750 के आसपास स्टार्ट होता है, जबकि इंडिया की बात की जाए तो इंडिया के अंदर इंडस्ट्रियलाइजेशन लेट 20th सेंचुरी में स्टार्ट होता है। तो कहते हैं कि भाई ये हिस्टोरिकल अमीटर्स हैं तो इनको हिस्टोरिकली बेसिस पे ज्यादा वर्क करना पड़ेगा, यानी इन्हें ज्यादा एम्बिशियस टारगेट लेने पड़ेंगे। वेयर एज जो इंडिया जैसी कंट्रीज है जिन्होंने पास्ट में बहुत ज्यादा अमिट नहीं किया है, वो अपने अकॉर्डिंगली जो उनकी कैपेसिटी होगी उसके अकॉर्डिंगली यहाँ पे अपने एक्शंस को प्लान कर सकते हैं। अब कहा जाता है कि भाई इंडिया हमेशा से ग्लोबल साउथ की वॉइस को प्रमोट करता है। अब कई बार आप कहते हैं कि भाई कोल को इरेडिकेट यानी खत्म कर देना चाहिए, कोल को यूज नहीं करना चाहिए। अब इससे प्रॉब्लम ये है कि भाई देखो, हमारी जो इकोनॉमी है बहुत ज्यादा फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंट है और इससे बड़े तबके के ऊपर असर पड़ेगा, जिससे पॉवर्टी का नंबर जो है इंडिया में इंक्रीज हो सकता है। तो हम बात करते हैं क्लाइमेट जस्टिस की, जहां पे हम कहते हैं कि भी डेवलप नेशंस को हमारे को $100 बिलियन पर साल प्रोवाइड करना चाहिए, ताकि हम अपनी कैपेबिलिटीज को इनहेंस कर सकें और फिर हम भी क्लाइमेट चेंज के अंदर जो कंट्रीब्यूट कर सकते हैं उसको रोकने में, उसके अंदर हम पार्टिसिपेट करेंगे। वैसे इंडिया ने इंटरनेशनल सोलर अलायंस, मिशन लाइफ जैसे कई इनिशिएटिव लिए जो कि कंट्रीब्यूट करते हैं ओवरऑल यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज के गोल्स के साथ। अब यहाँ पे जो कॉप है मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया कि भाई सुप्रीम डिसीजन मेकिंग बॉडी है, ग्लोबल मीटिंग होती है जो एड्रेस करते हैं क्लाइमेट चेंज से रिलेटेड इश्यूज को। वर्ल्ड लीडर्स आते हैं, नेगोशिएटर्स आते हैं, ऑब्जर्वर्स आते हैं। तो इसको स्टार्ट किया गया था 1992 से एंड मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट इंडिया को रिप्रेजेंट करती है यहाँ पे। अब कहा जाता है कि भाई देखो, जनरली इसकी जो प्रेसिडेंसी है वो आपकी अफ्रीका, एशिया पैसिफिक, लैटिन अमेरिका एंड कैरेबियन, सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोप एंड वेस्टर्न यूरोप ऐसे हिस्सों में बटी हुई है। तो कंसेंसस बेसिस पे यहाँ पे डिसीजन लिया जाता है कॉप मीटिंग के अंदर, और ये पार्ट्स के अलग अलग देशों के अंदर रोटेट की जाती है। ये आपकी कॉप की प्रेसिडेंसी।
तो यहाँ पर जो देश इसको होस्ट करता है वो इसमें आप ये कह सकते हो कि एजेंडा सेट करने का काम करता है। तो जैसे कॉप 1 इंपॉर्टेंट कॉप है जो कि आपकी बर्लिन में हुई थी, क्योटो 1997 इंपॉर्टेंट है, पेरिस 2015 इंपॉर्टेंट है, ग्लासगो 2021 इंपॉर्टेंट है एंड 2023 की आपकी दुबई भी इंपॉर्टेंट है, जहां पर ग्लोबल स्टेक टेक जो कि आप कह सकते हो कि आपने क्या कुछ परफॉर्म किया पिछले कुछ सालों में क्लाइमेट चेंज को लेके, इसको देखता है। अब इंडिया ने कॉप 33 से क्यों विड्रॉ किया अपना नाम? कहते कि भाई हम रीएवैल्यूएट करना चाहते हैं क्योंकि हमारी जियोपॉलिटिकल जो प्रायोरिटीज है वो चेंज हो गई है इस वजह से। मोर ओवर रिसोर्स एलोकेशन बहुत ज्यादा लगेगा क्योंकि 30,000 से ज्यादा डेलीगेट्स यहाँ पर आएंगे, तो फाइनेंशियल और लॉजिस्टिक इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर बर्डन आएगा। और अभी हम अपनी ऐसे डेवलपमेंटल स्टेज पे जहां पर इतना ज्यादा पैसा हमें अभी खर्च नहीं करना चाहिए। फिर कहते हैं कि भाई हम लाइक इंटरनेशनल स्क्रूटनी भी एक प्रॉब्लम है कि भाई इंडिया होस्ट करेगा तो लोगों की नजरें इंडिया के ऊपर होगी कि इंडिया ने क्या कुछ किया है, तो इंडिया इस वजह से भी यहाँ पर इसको होस्ट नहीं करना चाहता। तो कहा जाता है कि हमारा फोकस ज्यादातर परफॉर्मेंस के ऊपर है। जैसे G20 में हम इकलौते ऐसे देश है जो पेरिस एग्रीमेंट के अंदर अपनी जो कमिटमेंट है उसको फुलफिल कर रहे हैं एंड लगातार हमारा जो ग्रीन एजेंडा के अंदर जो काम है वो इस चीज को आप ये कह सकते हो शोकेस भी करता है। तो हमने 500 गीगावाट का टारगेट लिया था, नेट जीरो बाय 2070 का टारगेट लिया था पंचामृत ग्लासगो के अंडर। अब इसके अलावा बायोफ्यूल अलायंस को हमने लॉन्च किया, मिशन लाइफ को हमने लॉन्च किया। तो कहते हैं हम एग्जाम्पल के साथ लीड करना चाहते हैं, चाहे आप इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात करो या कोलिजन फॉर डिजास्टर रेजिलियंस इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करो, इवन हम स्ट्रेंथन करना चाहते हैं डोमेस्टिक पॉलिसी को भी। तो इसके लिए हमने कार्बन क्रेडिट ट्रेडिंग स्कीम को यहाँ पर लॉन्च कर दिया है जहां पर कार्बन की ट्रेडिंग की जाएगी। एंड होस्टिंग ठीक है, अगर नहीं भी कर रहे हैं तो अभी कोई उससे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है इससे रिलेटेड एंड ये प्रीलिम्स का क्वेश्चन है, प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दिस। अब बात करते हैं इंडिया का नंबर 4th से 6th कैसे हो गया। देखो अभी एक रैंकिंग जारी की गई आईएमएफ के द्वारा, वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक। आईएमएफ ने कहा कि भाई इंडिया अभी 4.15 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी है, ये 6वें नंबर पे आ रही है एंड यूनाइटेड किंगडम एंड जापान एक बार फिर से हमारे से ऊपर प्लेस किए गए। अभी जो रैंकिंग है जीडीपी के अकॉर्डिंगली होती है। जीडीपी क्या होता है कि आपके जोग्राफिकल एरिया के अंदर क्या फाइनल आउटकम है आपका, मींस फाइनल गुड्स और सर्विसेज की जो मॉनेटरी वैल्यू है उसको यहां पे आप क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं। अब इसमें नॉमिनल प्राइस के ऊपर यानी करंट आपके प्राइस के ऊपर भी आप इसे कैलकुलेट कर सकते हो, जिसमें इन्फ्लेशन आपकी इंक्लूडेड रहती है। और इसे आप रियल बेसिस पे भी कैलकुलेट कर सकते हो जहां पे आप ये कह सकते हो कि इन्फ्लेशन इंक्लूडेड नहीं होती है। तो इंडिया के अंदर नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस इसको कैलकुलेट करता है। अब इसको कैलकुलेट करने के 3 तरीके हैं। पहला है आपका एक्सपेंडिचर अप्रोच, जहां पे कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर एंड नेट इंपोर्ट एक्सपोर्ट को आप 6V फॉर्मूले से डिपिक्ट करते एंड जीडीपी को कैलकुलेट करते। एक इनकम अप्रोच है जहां पे आप वेजेस, रेंट, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को इंक्लूड करते हैं एंड फिर लास्ट है जीवीए, ग्रॉस वैल्यू एडेड। लेट्स से हमने 100 केजी वीट जनरेट किया था जो कि 20 रुपए किलो के हिसाब से बिक रहा है, लाइक 20 रुपए सॉरी। उसके बाद हमने ये देखा कि इससे किसी ने आटा बना लिया, आटे की जो कीमत थी वो लेट्स से 35 रुपए किलो के हिसाब से बिक रही, और ये 20 किलो गेहूं को हमने आटे में कन्वर्ट किया एंड इस आटे में से लेट्स से 10 किलो की हमने ब्रेड बना ली, और ये जो ब्रेड है वो 55 रुपए के हिसाब से आपकी बिक रही है। तो जीवीए क्या करेगा कि भी एक्चुअल में ऐसा नहीं करेगा कि भी 100 इंटू 20 दैट इज 2000, ऐसा नहीं करेगा। ये क्या करेगा कि सबसे पहले ये जो आपकी वैल्यू है इसको इसमें से सेपरेट करेगा और जो वैल्यू एडिशन होता जाएगा उसकी प्राइस को यहाँ पे ऐड करता जाएगा। जैसे 80 तो आपका नॉर्मली आ गया, उसके बाद जो आपका वैल्यू एडिशन है उसकी कीमत यहां पर आगे आगे ऐड होती रहेगी। जैसे इसमें से 20 माइनस कर दिया, 15 रुपए की वैल्यू एडिशन हुई, इसमें से 35 माइनस कर दिया तो 20 रुपए आपकी वैल्यू एडिशन हुई। तो वैल्यू कितनी ऐड करी उसके बेसिस पे यहाँ पे इसे कैलकुलेट किया जाता है। तो लास्ट में कहा जाता है कि भाई नॉमिनल जीडीपी जो होती है वो आपकी मार्केट प्राइस को, करंट मार्केट प्राइस को डिपिक्ट करती है और इसमें इन्फ्लेशन होती है। बट रियल जीडीपी जो होती है वो आपके एक्चुअल वॉल्यूम को रिप्रेजेंट करती है। तो जनरली जो आपकी कैलकुलेशन की जाती है वो इस नॉमिनल रेट के ऊपर की जाती है। जीडीपी और जीएनपी में क्या फर्क है, जीडीपी आपकी एक्चुअल में क्या आपने प्रोडक्शन की है उसके ऊपर फोकस करती है एंड जीएनपी किसने प्रोड्यूस किया है उसके ऊपर फोकस करती है। तो कहते हैं कि भाई इंडिया का बेस ईयर रिवाइज हुआ था, हमने 2011 से 11-12 से 22-23 कर दिया,
तो इसकी वजह से हमारी जो इकोनॉमी है वो थोड़ी रोल बैक करी एंड इस वजह से थोड़ा आपके नंबर के ऊपर असर पड़ा है। दूसरा रीजन है कि भाई इंडिया के रुपये की वैल्यू जो है डॉलर के मुकाबले में काफी गिर गई है, तो डॉलर में कैलकुलेट होते तो इस वजह से भी थोड़ा इंपैक्ट आपका आया है। वैसे हम 4 ट्रिलियन सीलिंग के अंदर आते हैं और 3 कंट्रीज इस सीलिंग में आती है, तो तीनों के अंदर एक कंपटीशन काफी हाई चल रहा है। तो कहते हैं कि भाई अब आप क्या करो, रुपये को स्टेबलाइज करने के ऊपर फोकस करो कि रियल ग्रोथ कैसे आप इंक्रीज कर सको। नॉमिनल रैंकिंग से कोई फर्क नहीं पड़ता, बट रियल जीडीपी ग्रोथ आपकी अच्छी होनी चाहिए एंड प्रोजेक्टेड रिकवरी के ऊपर आप फोकस करो ताकि आप वापस से चौथे नंबर पे आ सको। तो यहाँ पे ये आपका पहला क्वेश्चन है एंड ये आपका दूसरा क्वेश्चन है। प्लीज ट्राई टू अटेम्प्ट दिस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। देखो, एलपीजी रिफॉर्म के अलावा एक जो इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव है जो आप इकोनॉमी में याद रख सकते हो वो है नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक। ये 2 चरणों में हुआ था, जहां पर 69 में इंदिरा गांधी गवर्नमेंट ने किया था इसे, जहां पर 14 मेजर कमर्शियल बैंक को जो 50 करोड़ के ऊपर की वैल्यूएशन रखते थे उन्हें नेशनलाइज किया गया। और 1980s में जहां पर 6 कमर्शियल बैंक जो कि 200 करोड़ की वैल्यू से ऊपर आपके थे उनको नेशनलाइज किया गया। तो कहा जाता है कि भाई ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल को फुलफिल करने के लिए हमने ऐसा किया था, जहां पे वेलफेयर के ऊपर हमारा फोकस था। पहले क्या होता था, बड़े कॉर्पोरेट्स को इजीली लोन मिलता था, लोगों को नहीं मिल पाता था, तो हमने प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग लेके आए। एग्रीकल्चर, स्मॉल इंडस्ट्रीज, इनके ऊपर हमारा फोकस था। बिकॉज पहले क्या था कि प्राइवेट सेक्टर के कुछ एक फैमिलीज जो थी, मोनोपोलिस्टिक कंट्रोल आपका हुआ करता था। कुछ बिजनेस हाउसेस थे, वो आपके मेजॉरिटी इनको स्टेक को या शेयर्स को होल्ड करते थे, तो इस वजह से कंसंट्रेशन देखने को मिलती थी और ये गवर्नमेंट के इंस्ट्रक्शन को ठीक से फॉलो नहीं करते थे। देन फाइनेंशियल इंक्लूजन भी इससे इंक्रीज हुआ। बैंकिंग जो रूरल और सेमी अर्बन एरियाज हैं, इनमें कहीं ना कहीं प्राइवेट सेक्टर निगलेक्ट करता था कॉस्ट की वजह से, वो कहीं ना कहीं इंक्रीज हुई। हमने मोनोपोली को रिड्यूस करने की कोशिश की कि भाई इकोनॉमी कुछ हैंड में ना रहे। एंड मोर ओवर हमने मोबिलाइज करने की कोशिश की, क्योंकि प्राइवेट बैंक्स में लोग अपना पैसा नहीं डालते थे, तो हमने कहा कि भाई ये तो आपका खुद का ही बैंक है, क्योंकि गवर्नमेंट आपकी है तो आपका ही बैंक होगा। तो इस तरह से हमने जो डीपीएसपी के अंडर हमारे प्रिंसिपल्स है उनको फॉलो किया। तो कहते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन इंक्रीज हुआ, सोशलिस्ट गोल हमने अचीव किया यहाँ पे, बट ब्रांचेस की भी एक्सपेंशन काफी मैसिव नंबर में आपको देखने को मिली एंड हम लोगों की सेविंग को भी मोबिलाइज कर पाए। अब कहा जाता है कि भाई इंदिरा गांधी वर्सेस सिंडिकेट एक टसल आपको देखने को मिली, जहां पे जो कांग्रेस का ये एक मास्टर स्ट्रोक था, जहां पर प्रो पीपल एंड अगेंस्ट रिच इमेज को इन्होंने अपने बूस्ट किया। मुरारजी देसाई जी ने इस केस की वजह से कि भाई सोशल कंट्रोल आपको देखने को मिल रहा है, तो उन्होंने रिजाइन कर दिया था डिप्टी पीएम की पोस्ट से। एंड इवन उस समय के आरबीआई के गवर्नर जो थे एल के झा, ये इसके फेवर में नहीं थे, तो ये कहीं ना कहीं डिसीजन लास्ट मोमेंट तक भी आपका गोपनीय रखा गया था। तो कहा जाता है कि भाई इसके बाद से ही नॉन परफॉर्मिंग एसेट आपके काफी ज्यादा इंक्रीज हुए एंड कहीं ना कहीं अभी आप ये देखते हो कि भाई लो एफिशिएंसी, ब्यूरोक्रेटिक इंटरफेरेंस के कारण काफी प्रॉब्लम्स देखने को मिली, बट अभी ये चीज रिवर्स हो चुकी है। हाँ, बट एक चीज ये भी है कि अब गवर्नमेंट भी कंसोलिडेट करने के ऊपर फोकस कर रही है, जहां पर अलग अलग बैंक्स, जैसे स्टेट बैंक ऑफ पटियाला हुआ करता था, स्टेट बैंक के अंदर सभी को जो अलग अलग आपके स्टेट बैंक के पार्ट्स हुआ करते थे उनको मर्ज कर दिया। ऐसे ही कई गवर्नमेंट सेक्टर के बैंक्स को आप ये कह सकते हो कि प्राइवेटाइज करने के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है। तो ये कहीं ना कहीं कोशिश है कि कंसोलिडेट किया जाए, कि कुछ एक बैंक हो बट बहुत स्ट्रांग बैंक हो, जिनकी जो जोग्राफिकल रीच हो काफी बड़ी हो। तो कहते हैं कि भी देखो, वे फॉरवर्ड तो यही है, ठीक है आप सोशल गोल्स को अचीव करना चाहते हैं, बट एफिशिएंसी को आपको भूलना नहीं चाहिए, जहां पे एनपीए को कम से कम आपको रखना चाहिए। प्लीज इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिए और ये आपका प्रीलिम्स से रिलेटेड क्वेश्चन हो गया। आइए अब बात करते हैं इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर की। अब देखो, जो आप रॉ मटेरियल परचेज करते हैं, अगर उसके ऊपर आपने बहुत ज्यादा टैक्स पे किया तो यहाँ पे आपको उसका रिटर्न मिलता है। तो बंगाल चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने ये कहा कि भाई जीएसटी काउंसिल को कि आप जो इनपुट टैक्स क्रेडिट है वो सर्विस सेक्टर के लिए भी देने स्टार्ट कीजिए। आप ये सिर्फ रॉ मटेरियल के लिए जो आपकी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसको दे रहे हो, हमें भी इसका फायदा होना चाहिए। तो कहते हैं ये एक टैक्स रेट ऑन इनपुट है, जो कि आप ये कह सकते हो कि आपने बिजनेसेस के लिए आपका जो परचेज है वो ज्यादा है एंड आपका टैक्स रेट जो है वो आपको कुछ हद तक यहाँ पे गवर्नमेंट, लाइक आपका सोल्ड बिजनेस जो है उसमें कम है तो वो आपको गवर्नमेंट वापस कर देगी। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस इससे डील करती है, ये आपके सेक्शन 54 क्लॉज 3 के अंदर आता है, सेंट्रल जीएसटी एक्ट 2017 के अंडर। एंड कहीं ना कहीं अभी अगर हम बात करें
तो इससे जो कैपिटल है वो काफी ज्यादा ब्लॉक हो जाता है, जैसे लिक्विडिटी का क्रंच आ जाता है आईटी सेक्टर के अंदर, तो वो एक प्रॉब्लम देखने को मिल रही है। फिर कहते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आपका इंक्रीज कर चुका है, क्योंकि लाइक आप कह सकते हो इस रिफंड के ना मिलने के कारण जो टैक्स क्रेडिट है वो पेंडिंग रहता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन उससे इंक्रीज कर जाता है, तो इससे कास्केडिंग इफेक्ट पड़ता है। जीएसटी 2.0 अगर हम बात करें तो रेट को रिवाइज किया आपने, कुछ चीजों को आपने 18 से 5% के ब्रैकेट के बीच में लाने की कोशिश की है, बट यहाँ पे सिचुएशन और ज्यादा खराब हो गई है, खासकर उन केसेस में जो आईटी सेक्टर के हैं। तो कहते हैं कि भाई हमें बिजनेस एफिशिएंसी को इंप्रूव करना है, तो इसके लिए जरूरी है ये रिफंड टाइमली सर्विस सेक्टर के लिए भी अवेलेबल हो सके, ताकि उनकी वर्किंग कैपिटल इंश्योर की जा सके। मेक इन इंडिया को अगर आप बूस्ट करना चाहते हो तो ये कॉस्ट डिसएडवांटेज जो लोकल मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर है आपको इसको हटाना होगा, एंड टैक्स की न्यूट्रलिटी को आपने इंश्योर करना होगा। तो कहते हैं लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट कीजिए सेक्शन 54 क्लॉज 3 के अंदर, एंड साथ के साथ टैक्सेस को रेशनलाइज कीजिए लॉन्ग टर्म के अंदर, जहां पे आप इन्हें जीएसटी की और भी अभी स्लैब्स अगर कम हो सके तो आप उसके ऊपर एक सिंगल स्लैब को आप इंट्रोड्यूस कीजिए। टेक्नोलॉजी ड्रिवन आप ऑडिट कीजिए, ताकि फ्रॉड जो रिफंड्स हैं उनके क्लेम्स को अवॉइड किया जा सके। तो ये आपका पहला क्वेश्चन है मेंस का और ये प्रीलिम्स का। आई होप आपको आज की डिस्कशन अच्छी लगी हो। आज के डिस्कशन में इतना ही था। धन्यवाद।